ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बात है नहीं। सीवीएस में आज हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ठीक है जी। कार्डियक ग्लाइकोसाइड एक फैमिली का नाम है, ठीक है। ये एक फैमिली है जिसके अंदर ड्रग आता है नोन एज डिजोक्सिन। इसमें एजेंट लिखे कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी के अंदर जो ड्रग आता है दैट इज नोन एज डाइजोक्सिन, ठीक है। इन सम बुक्स दिस ड्रग इज आल्सो नोन एज डिजिटेलस, डिजिटेलस, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखें, ठीक है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज आल्सो नोन एज डिजोक्सिन एंड दैट इज आल्सो नोन एज डिजिटेलस। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे, ये काम किस तरह करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले तो लिखे दिस ड्रग हैज डुअल एक्शन। डुअल एक्शन का मतलब ये दो तरीकों से काम करता है। यहाँ पे लिखे इट हैज डुअल एक्शन ऑन द हार्ट। डिगोक्सिन ड्रग का हार्ट के ऊपर डबल एक्शन होता है, मतलब ये दो तरीकों से काम करता है। तो हमने दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इंपोर्टेंट हैं। सबसे पहले तो लिखे नंबर 1, इट इनहिबिट डायरेक्टली सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटाशियम ATPase pumped in the ventricle cells and ventricular cells leading to indirect inhibition of sodium calcium exchanger which results increase intracellular calcium, which results positive ionotropic effect। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही है, ठीक है। इसकी डायग्राम हम ड्रा करेंगे, तो डायग्राम के जरिए इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले आप लोग थ्योरी लेके, थ्योरी के बाद इसको डायग्रामेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे कि इट स्टिमुलेट। डिजोक्सिन का दूसरा काम यह है कि इट स्टिमुलेट वेगस नर्व। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। एंड एवरीबॉडी मस्ट नो कि वेगस नर्व इज अ पैरासिम्पैथेटिक। इट स्टिमुलेट vagus nerve in the heart which decrease S anode activity। अगर हम वेगस नर्व को एक्टिवेट करें उसकी वजह से एस एनोड एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब एस एनोड फायरिंग कम हो जाए विल रिजल्ट आगे डिक्रीज हार्ट रेट और इंक्रीज डिक्रीज हार्ट रेट। एक्चुअली मतलब ये है डिक्रीज हार्ट रेट। डिजोक्सिन के दो काम हैं, ये कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को इंक्रीज करता है और हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, ठीक है जी। अब इसको आप लोगों ने समझना है और प्लीज ये क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आप पहले इसकी थ्योरी लिखे, फिर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ कि डायग्रामेटिकली इसका ये मैकेनिज्म किस तरह है, और एग्जामिनर इस मैकेनिज्म के ऊपर ज्यादातर सवाल पूछता है। If the question come in exam कि अगर हम किसी को डिजोक्सिन इंजेक्शन लगाए तो ये हार्ट के अंदर जाकर किस पंप को डायरेक्ट इनहिबिट करता है? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की वजह से हम सेल के अंदर किस चीज की लेवल को बढ़ा सकते हैं? कैल्शियम। और जहाँ पे कैल्शियम की लेवल ज्यादा होगी तो वहाँ पे सेल कंट्रैक्टिलिटी भी ज्यादा होगी, और ऐसी एक्टिविटी जिस पे सेल क्या करें? कंट्रैक्ट करें, इसको पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर हम वेंट्रिकल का एक सेल ले लें,
ये ड्रा करें। दिस इज फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर सेल। ये हमने सेल लिया है वेंट्रिकल से, क्योंकि डिजॉक्सिन किस सेल पे काम करता है? वेंट्रिकुलर सेल पे। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज एवरीवन फोकस हियर। अगर ये वेंट्रिकल का सेल है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज वेंट्रिकुलर सेल। अब पहले नॉर्मल को देखे फिर एबनॉर्मल की तरफ जाएंगे। नॉर्मली क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेल के अंदर यहाँ पे एक पंप होता है। क्या होता है? पंप। इस पंप के जरिए सोडियम सेल से बाहर जाएंगे और बाहर से सेल को क्या आएंगे? पोटाशियम। क्लियर है? देखिए इस एरो का मतलब ये है, इस एरो का मतलब ये जो इसका हेड है ये वाला, इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर से बाहर क्या जाने वाले हैं? सोडियम। सोडियम अंदर ज्यादा होते हैं, लेकिन अब इस पंप के जरिए वो किधर जाना चाहते हैं? बाहर। अब जब सोडियम को हम बाहर भेजेंगे तो फिर बाहर से क्या चीज ज्यादा आएगी? पोटाशियम। इसका मतलब पोटाशियम विल स्टार्ट फ्रॉम आउटसाइड एंड गोज इनटू द सेल। क्लियर है? तो देखें सोडियम इज ई फ्लक्स, पोटाशियम इज एन फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट टू रिमेंबर कि सोडियम इज पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इन दोनों को हम एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। लेकिन अगर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना है तो उस पर हम क्या लगाएंगे? एनर्जी। और एनर्जी हमें एटीपी से मिलेगी, और एटीपी को ब्रेक करने वाला एंजाइम क्या है? एटीपीएस है। इस पंप का नाम क्या बन गया? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। क्लियर है क्या नहीं? इसका मतलब ये है कि इस पंप के जरिए 3 सोडियम विल गो आउट ऑफ द सेल, 2 पोटाशियम विल गो इनटू द सेल। लेकिन इस पंप को कैरी ऑन करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है कि नहीं? और एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी। और एटीपी को ब्रेक करने वाला एंजाइम क्या है? एटीपीएस है। तो इस पंप का नाम सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर इस सेल के अंदर, वेंट्रिकुलर सेल के अंदर, यहाँ पे एक चैनल पाया जाता है, जिस चैनल के जरिए दो चीजें आपस में एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखें इस सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कि नहीं? अब इधर देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इसी तरह सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक क्या होता है? रेटिकुलम। और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे क्या चीज स्टोर हो जाते हैं? कैल्शियम। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वेंट्रिकुलर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल लोडेड फ्रॉम व्हाट? आंसर इज कैल्शियम। अब यहाँ पे सोडियम किधर चले गए? बाहर। अब सोडियम का लेवल बाहर क्या हो गया है? ज्यादा। और कैल्शियम का लेवल कहाँ ज्यादा है? सेल में। अब सोडियम क्या करता है कि जब ये बाहर जाता है तो ये फिर बाहर से फिर कहाँ पे आना शुरू करता है? अंदर। लेकिन जब सोडियम अंदर आएगा तो सेल अंदर से कोई चीज बाहर निकालेगा कि नहीं? एंड दैट शुड बी कैल्शियम। वो क्या होगा? कैल्शियम। इसका मतलब कैल्शियम अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर से क्या चीज आएगी? सोडियम। और जब सोडियम इस एक्सचेंज के जरिए अंदर आ जाए तो व्हाट विल हैपन टू सोडियम इनसाइड द सेल? हाई। और फिर ये हाई से दोबारा बाहर जाएगा और पोटाशियम बाहर से अंदर आएगी। क्लियर है कि नहीं? अब देखें ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप है, लेकिन इसको कहते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। इसको क्या कहते हैं? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। यहाँ पे जो सोडियम है वो एक्सचेंज हो रहा है किसके साथ? कैल्शियम के साथ। सोडियम की यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है? आउटसाइड टू इनसाइड, और कैल्शियम की इनसाइड टू आउटसाइड है। ये बात समझ गए कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज एवरीवन फोकस हियर। वेंट्रिकल सेल के अंदर क्या होता है? वेंट्रिकल सेल के अंदर क्या होता है कि सोडियम सेल के अंदर से कहाँ जाएगा? बाहर। जब सोडियम को हम बाहर लेके जाएंगे तो बाहर से क्या चीज आएगी? पोटाशियम। फर्स्ट पॉइंट। तो व्हेन सोडियम इज गो आउट ऑफ द सेल तो उसका सेल से बाहर लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा। और वो ज्यादा से हमेशा किसकी तरफ जाएगा? लो की तरफ। तो फिर जब सोडियम को वापस हम अंदर लाएंगे तो सोडियम की वजह से हम सेल से किस चीज को लीक करेंगे? कैल्शियम को लीक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब क्या होता है इस वेंट्रिकुलर सेल के ऊपर? किस ड्रग ने काम करना है? डिजॉक्सिन। अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर आप किसी को डिजॉक्सिन टेबलेट दे दे या इसकी इंजेक्शन लगाए तो डिजॉक्सिन क्या करेगा? डिजॉक्सिन हमारे पास किधर जाएगा? डिजॉक्सिन विल गो एंड दैट विल एक्ट ऑन द वेंट्रिकुलर सेल। अब डिजॉक्सिन क्या करेगा? यहाँ पे किस चीज को इनहिबिट करेगा? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। जिसने ये एरिया सीख लिया तो उसका आगे जो है ना कंसेप्ट मजीद आसान हो जाएगा। वो कैसे है? जब सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को डिजॉक्सिन क्या करे? ब्लॉक करे तो फिर ये पंप चलेगा? नहीं चलेगा।
तो फिर सोडियम बाहर नहीं जाएगा। जब सोडियम बाहर नहीं जाएगा तो बाहर इसका लेवल ज्यादा रहेगा कि कम? हाँ जी, कम रहेगा। और जब इसका लेवल कम रहेगा ये एक्सचेंजर चलेगा नहीं। ये तो तब चलना था जब सोडियम बाहर जाएगा और वो फिर बाहर ज्यादा होकर के अंदर आएगा, अंदर आएगा। लेकिन जब इस पंप को हमने ब्लॉक किया सोडियम पोटाशियम एटीपीएस, इस वजह से सोडियम का बाहर जाना कम हो जाएगा। और जब ये सोडियम का लेवल कम होगा तो वो फिर अंदर नहीं आ सकेगा। बस समझ गए कि नहीं? तो डायरेक्ट हमने इसको इनहिबिट किया, लेकिन इनडायरेक्ट इनहिबिशन किस चीज की हो गई? सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। तो डिजॉक्सिन इनहिबिट डायरेक्टली sodium potassium ATPase pump in ventricular cell leading to indirect inhibition of sodium calcium exchanger। अब जब ये नहीं चलेगा तो कैल्शियम किधर रहेंगे? अंदर रहेंगे यहाँ पे, which leads to increase intracellular calcium। और जब सेल के अंदर कैल्शियम ज्यादा रहेगा तो सेल कंट्रैक्शन की चांसेस ज्यादा, एंड कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द सेल इज नोन एज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। क्लियर है क्या नहीं? तो डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जिसने सेल की कंट्रैक्शन को इंक्रीज करने के डिक्रीज इंक्रीज करना है। एक्चुअली एक पॉइंट ये है, ये आप लोग को समझ आ गया क्या नहीं? तो डिजॉक्सिन का काम ये है कि ये सेल के अंदर जाकर काम करके हार्ट में सेल कंट्रैक्टिलिटी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। व्हाट इज हार्ट फेलियर? जिसको डेफिनेशन पता है रेज योर हैंड। व्हाट इज हार्ट फेलियर? हाँ, वेरी गुड। ऐसा कंडीशन जिसमें हार्ट इतना ब्लड ना निकाले जिसपे बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके तो क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में कंट्रैक्टिलिटी स्ट्रांग और वीक तो हमने ऐसा ड्रग देना है जिससे हम कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करें। इसलिए डिजॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर, क्योंकि ये सेल कंट्रैक्टिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज। कैसे? बाय दिस मैकेनिज्म। क्लियर है कि नहीं? अब डिजॉक्सिन का एक और काम ये है कि किस नर्व को स्टिमुलेट करता है? वेगस। और जब वेगस नर्व को स्टिमुलेट की जाए तो इट विल लीड टू डिक्रीज फायरिंग ऑफ एसए नोड। और जब एसए नोड फायरिंग कम होगी तो हार्ट रेट भी क्या होगी? कम होगी। तो डिजॉक्सिन कैन कॉज डिक्रीज हार्ट रेट। बस दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। नंबर वन, डिजॉक्सिन इंक्रीज वेंट्रिकल सेल कंट्रैक्टिलिटी और डिजॉक्सिन डिक्रीज हार्ट रेट। क्लियर है? वेंट्रिकल सेल कंट्रैक्टिलिटी को कैसे बढ़ाता है? बाय इनहिबिटिंग विच पंप? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। और हार्ट रेट को कैसे कम करता है? बाय स्टिमुलेटिंग वेगस नर्व। ये बस इसका मेन पॉइंट है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने डिस्कशन करनी है यूजेस के बारे में कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिनमें से क्वेश्चन इनमें से या उनमें से ना आए। क्लियर है? तो प्लीज रिमेंबर द पॉइंट कि आप लोगों को आखिरी लास्ट वर्ड में रिपीट करने लगाओ। ये वेंट्रिकल का सेल है, चाहे राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन जो मसल मास ज्यादा होता है वो किस वेंट्रिकल में होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि पंपिंग चेंबर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल सेल के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस क्या होता है? पंप होता है। इस पंप का काम यह है कि इस पंप के जरिए सोडियम सेल से बाहर जाएंगे तो बाहर से सेल को क्या चीज आएगी? पोटाशियम आएगी। अब देखें, जब सोडियम बाहर जाएगा तो इसका लेवल सेल से बाहर क्या हो जाएगा? ज्यादा। और जब सोडियम का लेवल ज्यादा होगा तो फिर ये ज्यादा से फिर लो की तरफ आएगा। तो जब ये सोडियम बाहर से फिर अंदर आएगा तो अंदर से क्या चीज बाहर जाएगी? कैल्शियम जाएगी। बस समझ गए कि नहीं? इसका मतलब इस सेल से कैल्शियम को निकालने के लिए बाहर से क्या चीज आएगी? सोडियम आएगी। बात समझ गए क्या नहीं? अब पॉइंट इज दैट कि जो डिजॉक्सिन ड्रग है, डिजॉक्सिन, ये इस सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप पे ब्लॉक लगाता है, इसको इनहिबिट करता है। जब ये इनहिबिट होगा तो कैन द सोडियम विल गो आउट? नो। जब ये बाहर नहीं जाएगा तो इसका लेवल बाहर क्या रहेगा? कम रहेगा। और जब ये कम रहेगा तो ये अंदर आ सकेगा? नहीं। जब ये अंदर नहीं आएगा तो सेल से क्या चीज नहीं जाएगी? कैल्शियम। तो कैल्शियम का लेवल सेल में क्या हो जाएगा? ज्यादा। और वो सेल को क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। तो जहां पे हमें हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन की जरूरत होती है तो हम कौन सा ड्रग देंगे? डिजॉक्सिन ड्रग देंगे। क्लियर है क्या नहीं? और ऐसा ड्रग जो सेल की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाए उसको हम पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब लेके यूजेस, इसकी यूजेस कौन कौन सी हैं? डिजॉक्सिन की यूजेस बहुत आसान है। ठीक है, मैं आखिर में क्वेश्चन पूछूंगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने इसका आंसर देना है। यहाँ पे लेके यूजेस के बारे में कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ डिजॉक्सिन। नंबर वन, डिजॉक्सिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। ये किस में दे सकते हैं? हार्ट फेलियर में दे सकते हैं कि नहीं? हार्ट फेलियर पेशेंट के अंदर कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट क्या होती है? वीक। तो हमने ऐसा ड्रग देना है जो सेल के अंदर कैल्शियम को बढ़ाकर कंट्रैक्टिलिटी क्या करे? इंक्रीज करे। तो डिजॉक्सिन इज द ड्रग।
नंबर 2, दिस ड्रग इज कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज। ये हम किस में दे सकते हैं? एरिथमियाज में। एरिथमिया का मतलब ये है कि ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाती है और उसमें हार्ट का जो रेट है वो बहुत क्या हो जाता है? इंक्रीज। यहाँ पे दो बातें याद रखें। नंबर 1, इर्रेगुलर रिदम, इर्रेगुलर रिदम which leads to टैकेकार्डिया। क्या कराता है? टैकेकार्डिया। टैकेकार्डिया का मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। तो अगर हार्ट के अंदर ऐसा मसला आ जाए जिसमें रिदम ऑफ द हार्ट एबनॉर्मल हो जाए और हार्ट रेट कई फुट क्या हो जाए? इंक्रीज, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथमिया। तो एरिथमिया के अंदर हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम हार्ट रेट को क्या करें? कम करें। अगेन डिजॉक्सिन इज द ड्रग, क्योंकि डिजॉक्सिन विल स्टिमुलेट वेगस नर्व एंड वेगस नर्व विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसए नोड, और एसए नोड एक्टिविटी जब कम हो जाए इट विल डिक्रीज द हार्ट रेट। क्लियर है? उससे हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर आ जाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिजॉक्सिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, इट इंक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिजॉक्सिन इन एरिथमिया, इट डिक्रीज द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को कम करता है। अब लेके साइड इफेक्ट कि अगर हम डिजॉक्सिन यूज करें ज़्यादा तो उसकी साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके साइड इफेक्ट में तो सबसे पहले के नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब ये नोजिया वोमिटिंग करा सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। क्लियर है? नंबर 2, डिजॉक्सिन यूज की वजह से द पेशेंट में डेवलप एरिथमियाज। ये क्या करा सकती है? एरिथमियाज। अब आप लोग कहोगे यार ये तो हम एरिथमिया की ट्रीटमेंट में देते हैं, तो ये दो बात याद रखें। डिजॉक्सिन एक ऐसा ड्रग है जो एरिथमियाज को ट्रीट भी करता है, लेकिन उसकी साइड इफेक्ट भी क्या है? एरिथमिया है। तो इसकी टॉक्सिसिटी से एरिथमिया हो भी सकती है, लेकिन ये खुद भी किसको ट्रीट कर सकता है? एरिथमिया को। अब कैसे? अगर हम डिजॉक्सिन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इधर आप फोकस करें, अगर आप डिजॉक्सिन ज़्यादा देंगे तो ये पंप ज़्यादा ब्लॉक होगा कि नहीं? और जब इस पंप को हम कंप्लीटली ब्लॉक करेंगे, कैन पोटाशियम विल गो इनटू द सेल? नो। So what will happen to potassium in the blood? Increase, और हाइपरकैलेमिया कैन कॉज एरिथमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एरिथमिया है इसका मेन जो रीजन है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में वो क्या है? हाइपरकैलेमिया है। तो एक्सेस पोटाशियम कैन लीड टू एरिथमिया। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन भी हो सकती है। क्या हो सकती है? ब्लरिंग ऑफ विजन। ये आईज में जाकर कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। इसको एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्करेनिक इफेक्ट कहते हैं। तो नोजिया, वोमिटिंग, ब्लरिंग ऑफ द विजन, लेकिन इट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया एंड दिस एक्सेस पोटाशियम कैन डैमेज द हार्ट व्हिच लीड टू एरिथमिया। और अगर किसी को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो जाए? हाइपरकैलेमिया, तो दिस शुड बी अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन। ये क्या होगा? पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन। इसका मतलब ये है कि अब इस पेशेंट को क्विकली इमरजेंसी में कुछ करना चाहिए, वरना इसकी प्रोग्नोसिस क्या होती है? पुअर होती है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद लेकिन अगर डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो जाए तो आप लोगों ने एंटीडोट क्या देना है? एंटीडोट का मतलब ये है कि ऐसा एजेंट जिस पे हम किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी को क्या करें? कम करें। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो लेके स्लोली नॉर्मलाइज पोटाशियम। सबसे जो पहला काम का हम करेंगे वो क्या है? हम पोटाशियम को नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से पोटाशियम का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? ज़्यादा। इधर देखें ना, इस पंप के जरिए पोटाशियम कहाँ से आते हैं? बाहर से। लेकिन डिजॉक्सिन का काम इस पंप को ब्लॉक करना है। अगर डिजॉक्सिन ड्रग हम दे दें और वो सोडियम पोटाशियम पंप को ब्लॉक करे तो कैन पोटाशियम विल गो टू द सेल? नो। तो पोटाशियम विल रिमेन हाई आउटसाइड द सेल, और आउटसाइड द सेल का मतलब ब्लड के अंदर इसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, विच इज कॉल्ड हाइपरकैलेमिया। तो सबसे पहली बात याद रखें, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर हम किस चीज़ की लेवल को नॉर्मलाइज करेंगे? पोटाशियम। तो स्लोली नॉर्मलाइजिंग पोटाशियम। स्लोली इसलिए कहते हैं कि अगर हम ऐसा ड्रग दें कि वो एकदम पोटाशियम को नीचे लाए तो उसका रिस्क ये है कि वो नॉर्मल से भी क्या हो सकता है? कम। तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है, और हाइपोकैलेमिया अगेन कैन कॉज व्हाट? एरिथमिया। पोटाशियम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसका लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों के अंदर क्या हो सकता है? एरिथमिया। इसलिए पोटाशियम की लेवल जो है वो हमेशा स्लोली क्या होता है? नॉर्मलाइज करते हैं। नेक्स्ट देखिए एंटीफेब फ्रैगमेंट एंटीबॉडी। एंटीफेब फ्रैगमेंट एंटीबॉडी
ये हम देते हैं, इसको हम एंटी डिजॉक्सिन फ्रैगमेंट एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये एंटी फैब फ्रैगमेंट एंटीबॉडी इज नोन एज एंटी डिजॉक्सिन एंटीबॉडी। ये एक ऐसा एंटीबॉडी है जो हम बाहर से देंगे और ये डिजॉक्सिन को क्या करेंगे, अपने रिसेप्टर पे काम करने नहीं देंगे। डिजॉक्सिन का काम क्या था, किस फॉर्म को ब्लॉक करना था, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस फॉर्म। ये जो एंटी फैब फ्रैगमेंट एंटीबॉडी है ये डिजॉक्सिन को इस फॉर्म पे अटैच होने नहीं देगा, और जब डिजॉक्सिन काम नहीं करेगा तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज द एंटीडोट। अब दो एमसीक्यूज मैं लिखूंगा और आप लोगों ने इसका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू देखें, एमसीक्यू नंबर 1। हाँ जी, उर्दू। हाँ क्या, हाँ जी। ओके, अकॉर्डिंग टू हेम के जब सोडियम बाहर जाएगा पोटाशियम अंदर आएगा, फिर इस पोटाशियम के साथ क्या होगा, पोटाशियम जो है वो इस सेल के यहाँ पे चैनल्स होते हैं, उसको कहते हैं पोटाशियम लीकी चैनल। कौन से? लीकी चैनल। और ये पोटाशियम जिस सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, अंदर आएगा और इसका लेवल बढ़ेगा और वो सेल के लिए इतना ज्यादा होगा तो सेल फिर इस लीकी चैनल के जरिए इसको बाहर फेंकेगा और वो फिर इधर से वापस अंदर आएगा। क्लियर है? तो excess potassium in the cell will leak out of the cell by the help of the channel potassium leaky channel। ठीक है, अब लेके डिजॉक्सिन, ये दो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछने हैं, ठीक है। जिसको इसका आंसर पता है रेज योर हैंड, लेकिन मैं हर एक को चांस दूंगा और यही क्वेश्चन आते हैं इसमें एग्जाम के अंदर। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी लीड्स टू, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके risk of digoxin toxicity increases in। अब ये दो क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन क्या है, एमसीक्यूज ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ऑप्शन ए हाइपरकेलेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकेलेमिया, ऑप्शन सी बोथ ए। ए का मतलब दोनों का ऑप्शन क्या है, आंसर ए है, और बोथ बी, दोनों का ऑप्शन बी आंसर है। फिर से सुन ले, क्वेश्चन नंबर 1 है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी लीड्स टू। अगर आप डिजॉक्सिन की डोज बढ़ाएं तो उससे पेशेंट को क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की चांसेस कब ज्यादा हो सकती है, रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हुई नहीं है लेकिन इसका क्या है, रिस्क है। कब? जब बॉडी में हाइपरकेलेमिया हो, हाइपोकेलेमिया हो, या इन दोनों का आंसर हाइपरकेलेमिया है बोथ ए, या इन दोनों का आंसर क्या है, हाइपोकेलेमिया है। जिसको पहले का आंसर आता है रेज योर हैंड, शाबाश, पहले वाले का सोच के, शाबाश, ये बहुत आसान है। आप बताएं। ओके, अकॉर्डिंग टू हर के पहले का जो आंसर है वो हाइपरकेलेमिया है। जो एग्री करते हैं रेज योर हैंड, वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज हाइपरकेलेमिया। अब कैसे? कहते हैं कि डिजॉक्सिन अगर हम ज्यादा यूज करें और इसकी क्या हो जाए, टॉक्सिसिटी, तो उससे पोटाशियम का जो लेवल है वो क्या हो सकता है, ज्यादा। साइड इफेक्ट में मैंने क्या लिखा है, हाइपरकेलेमिया। अब देखें, ये सोडियम पोटाशियम पंप को ब्लॉक करेगा कि नहीं। अगर आप डिजॉक्सिन ज्यादा देंगे तो ये पंप ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर पोटाशियम कहाँ से अंदर नहीं आएंगे, बाहर से, तो पोटाशियम का लेवल बाहर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरकेलेमिया, एंड दैट इज गुड साइन और पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन, पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन, क्योंकि हाइपरकेलेमिया कैन आल्सो लीड टू एरिथमियास, ये भी क्या करा सकती है, एरिथमियास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिस्क ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस व्हेन देयर इज हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया, क्या हो सकता है, शाबाश। हाँ, जो कहते हैं हाइपरकेलेमिया, रेज योर हैंड, शाबाश, बहुत सारे लोग, बस यही है। फिर से रेज योर हैंड, 2 से हाइपरकेलेमिया, किधर चले गए इतने लोग? हाँ जी, तीसरी दबा हाथ खड़ा करें, फिर देखते हैं 2 रह जाए। हाँ, ओके, जो कहते हैं हाइपोकेलेमिया, अब इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है ना, नहीं बताए कमेंट करे, मैं फिर बता रहा हूँ।
कहते हैं कि अगर आप किसी को डिजॉक्सिन डोज दे रहे तो उसको टॉक्सिसिटी का रिस्क हो सकता है जब उसकी बॉडी में पहले से क्या हो, हाइपरकेलेमिया या हाइपोकेलेमिया। जो कहते हैं हाइपरकेलेमिया, रेज योर हेड। ओके, जो कहते हैं हाइपोकेलेमिया, एक आप भी है, एक दो, अब तो हाइपर बनेगी, सही, 1 2 3 4। नेक्स्ट, हाइपर हो या हाइपो हो? हाँ, फिर से एक बार, जो कहते हैं हाइपरकेलेमिया, बस ठीक है, ये गलत है सारे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये गलती लोग करते हैं। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के चांसेस उन लोगों में ज्यादा होती है जिसके पहले से बॉडी में हाइपोकेलेमिया हो। क्या चीज हो? हाइपोकेलेमिया। यहाँ पे लिखे दिस इज हाइपोकेलेमिया। यही तो जनाब गलती लोग करते हैं। अब दो बातें मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, देखे फिर से सुन ले। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो फिर उससे क्या होगा? हाइपरकेलेमिया। लेकिन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का चांसेस तब होता है जब पहले से बॉडी में क्या हो? हाइपोकेलेमिया हो। बात में फर्क है कि नहीं? बात में फर्क है, एक जैसी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? फिर से सुन ले। कहते हैं, मैं कहता हूँ एक पेशेंट है, उसका पहले से पोटाशियम लेवल ब्लड में क्या है? कम है। अब इधर तो आप लोग थोड़ा सा अब यहाँ पे फोकस करें। ये तो सबको पता है कि डिजॉक्सिन किस पंप पे काम करेगा? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। इस पंप के जरिए सोडियम ने अंदर से किधर जाना है? बाहर। लेकिन पोटाशियम ने बाहर से अंदर आना है। बात समझ गए कि नहीं? अब डिजॉक्सिन इस पंप को अंदर से अटैच नहीं होता, कहाँ से होता है? बाहर से अटैच होता है। बात समझ गए कि नहीं? अब डिजॉक्सिन अगर इस पंप को बाहर से आकर अटैच होगा, ये सोडियम को फेस करेगा कि पोटाशियम? पोटाशियम, क्योंकि इस पंप के जरिए बाहर से कौन सी चीज आएगी? और डिजॉक्सिन की जो फेसमेंट है वो कौन करेगा? पोटाशियम। पोटाशियम नहीं चाहेगा कि ये हमारा काम खराब करे और ये आकर इधर ब्लॉक करे। बात समझ गए कि नहीं? तो पोटाशियम रेजिस्ट द एक्टिविटी ऑफ डिजॉक्सिन। अब एक पेशेंट है, उसमें पहले से पोटाशियम का लेवल क्या है? कम है। क्या है? कम है, हाइपोकेलेमिया है। तो ये कम पोटाशियम डिजॉक्सिन का सामना कर सकेंगे? नहीं। तो फिर डिजॉक्सिन एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर एक पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है तो उसमें डिजॉक्सिन सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी उन लोगों में ज्यादा हो सकती है जिनकी पोटाशियम पहले से क्या हो? कम हो। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ पोटाशियम, इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी फॉर डिजॉक्सिन इज हाइपोकेलेमिया। लेकिन अब डिजॉक्सिन ने काम कर दिया, इसने ब्लॉक किया, तो ये जो कम पोटाशियम है वो भी अंदर नहीं जाएंगे, तो इसका लेवल ऐसा क्या हो जाएगा? तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी विल लीड टू हाइपरकेलेमिया। इसमें ये फर्क है, ठीक है ना? और यही गलती है जो लोग करते हैं एग्जाम के अंदर। जिसको ये समझ नहीं आया अभी तक बताए फिर से। हाँ, वेयर डिजॉक्सिन एक्ट। चलो एक मिनट, डिजॉक्सिन कहाँ पे काम करते हैं? ओके, व्हाट इज सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप? वेरी गुड। और पोटाशियम बाहर से अंदर आएगा, ये तो पता है ना? इस पंप में पोटाशियम बाहर से अंदर आएगा। अब इस पंप का काम पहले तो सीख लेना। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का रूल ये है, इसमें सोडियम ने सेल से बाहर जाना है और इसकी बदले बाहर से क्या चीज आनी है? पोटाशियम आनी। ये तो सबको पता है। अब डिजॉक्सिन इस पंप को काम करने देगा या इनहिबिट करेगा? इनहिबिट करेगा। अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने लिखा है ना। अब ये बाहर से इनहिबिट करेगा, अंदर से? बाहर से। अब इस पंप के जरिए, इधर देख यार, अब छोड़े, इस पंप के जरिए अब ये जो डिजॉक्सिन इसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, इसको इनहिबिट करना, इसको देखिए डिजॉक्सिन इस पंप को खराब करेगा ना बाहर से। लेकिन ये किसको फेस कर रहे हैं? पोटाशियम, क्योंकि सोडियम तो अंदर है, इसको सोडियम का पता नहीं है। तो पोटाशियम नहीं चाहेगा कि इस पंप को ये क्या करे? ब्लॉक करे। बस समझ गए क्या नहीं? अब पोटाशियम रेजिस्ट डिजॉक्सिन एक्टिविटी। अब आप लोग इमेजिन करें एक पेशेंट है जिसका पहले से पोटाशियम लेवल ब्लड में क्या है? कम। तो आया ये कम पोटाशियम इसका सामना कर सकेंगे? नहीं। तो लो पोटाशियम की हालत में डिजॉक्सिन एक्टिविटी के चांसेस क्या है? ज्यादा। और जितना डिजॉक्सिन ज्यादा काम करेगा उतना टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी उन लोगों में होती है जिनको पहले से क्या होता है? हाइपोकेलेमिया। लेकिन जब डिजॉक्सिन इस पंप को ब्लॉक करे टोटल, तो कैन पोटाशियम विल गो इनटू द सेल? नो। तो इसका लेवल सेल में रहेगा या बाहर बढ़ता रहेगा? तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी रिजल्ट्स इनटू हाइपरकेलेमिया। इसका मतलब ये है, ठीक है ना? थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है लेकिन इंपोर्टेंट है, ठीक है जी?
अब ये था जनाब हमारे पास कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दैट इज एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। हेडिंग दे दे कि व्हाट इज एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। अब देखें, those medicine which treat arrhythmia they are called of anti arrhythmic medication। यहाँ पे लेके the group of medicine which treat arrhythmias as known as anti-arrhythmic medication। एंटी का मतलब क्या है? अगेंस्ट। एरिथमिक मीन एरिथमिया, ठीक है, मतलब एरिथमिया के खिलाफ जो ड्रग हम यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एंटी एरिथमिक मेडिकेशन, ठीक है जी। एरिथमिया की ड्रग को समझने से पहले फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत रिपीट करते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए। देखें इसकी फिजियोलॉजी क्या है, पहले सुन लें। यहाँ पे अगर सेल है हार्ट के अंदर, दिस इज अ सेल, ठीक है, इस सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के चैनल होते हैं, ये हमने फिजियो में पढ़ा है। एक्शन पोटेंशियल याद है कि नहीं? उसमें क्या है कि यहाँ पे सोडियम चैनल होता था, जैसे सोडियम चैनल, सोडियम के साथ फिर क्या है पोटासियम चैनल, और इसके साथ कैल्शियम चैनल होता है। ये सारे समझ रहे हो कि नहीं? जिसमें जो न्यू स्टूडेंट है जिसने मुझसे फिजियो नहीं पढ़ी है प्लीज इसको फोकस करें। दिस इज द सेल फ्रॉम दी एट्रियाज और वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल की सेल एक जैसी है। इसमें इस तरह के मुख्तलिफ क्या पाए जाते हैं? चैनल। इस चैनल्स को अगर हम देखते हैं तो सेल से हमेशा बाहर किस चीज़ की लेवल ज़्यादा होती है? सोडियम। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप में सोडियम अंदर से किधर जा रहे हैं? बाहर। तो सोडियम का लेवल आहिस्ता आहिस्ता बाहर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और सेल के अंदर किस चीज़ का लेवल ज़्यादा होगा? पोटाशियम। और जब कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर होता है तो उसमें भी कैल्शियम किधर ज़्यादा होता है? बाहर ज़्यादा होता है। ये तीन चीज़ें याद रखें। Sodium and calcium is highly present outside the cell, but potassium is present highly inside the cell। अब इधर देखें, हमने ये पढ़ा था resting membrane potential, याद है? अगर हम इस सेल को स्टिमुलस प्रोवाइड करें, इधर देखें, तो सेल के अंदर ये चैनल ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से हायर कंसंट्रेशन से सोडियम किधर जाएंगे? लोअर कंसंट्रेशन। और सेल के अंदर किस चीज का लेवल बढ़ेगा? सोडियम। तो सेल के अंदर कौन सी चार्ज जाएगी? पॉजिटिव। ऐसा कंडीशन जिसमें सेल के अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ते रहे ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। याद है ये स्टेप के नहीं? फिर जब सोडियम आ जाए तो फिर यहाँ पे नियर बाई कौन सा चैनल ओपन हो जाएगा? पोटाशियम। तो पोटाशियम सेल से किधर जाएगा? बाहर। पोटाशियम का बाहर जाना इनडायरेक्टली सेल कौन सी चार्जेस लूज कर रहे हैं? पॉजिटिव। तो फिर ये ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे? दैट इज कॉल्ड इनिशियल रीपोलराइजेशन। तो क्या कहते हैं? इनिशियल रीपोलराइजेशन। और जब पोटाशियम थोड़ी देर तक बाहर जाए तो किसको ओपन करेगा? तो देखें कैल्शियम जब अंदर आएगा और पोटाशियम किधर जा रहे हैं, तो इन दोनों का बैलेंस रहता है। इसको प्लेटू फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटू। जब कैल्शियम अंदर आ जाए और इतने आ जाए कि वो सेल को क्या कर सकते हैं? कंट्रैक्ट। तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और कौन सी चीज चलती रहेगी? लीकिंग पोटाशियम की होगी और वो इस पोटेंशियल को वापस लेगा। इसको फाइनल रीपोलराइजेशन कहते हैं। ये आप लोगों के पास नोट में पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब देखें फिर से सुन लें, डीपोलराइजेशन का मतलब सोडियम का अंदर आ जाना, दैट इज सोडियम इनफ्लक्स। फिर यहाँ पे दिस इज प्लेटू फॉर्मेशन और इसके अंदर क्या चीज आ रही है? कैल्शियम इनफ्लक्स। लेकिन कौन सी चीज बाहर जा रही है? पोटाशियम इनफ्लक्स में आसानी से। और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन और इसमें पोटाशियम इनफ्लक्स हो रहा है। क्या हो रहा है? पोटाशियम इनफ्लक्स। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इधर देखें, अगर इस सेल को हम स्टिमुलस ना देते और इस सेल में किस चीज की एंट्री ना होती? सोडियम, तो ये पूरा पोटेंशियल नहीं चलता। बात समझ गए कि नहीं? मैं कहता हूँ अगर मैं सेल में ज्यादा स्टिमुलस दूँ तो ज्यादा क्या चीज आएगी अंदर? सोडियम। जितना सोडियम जल्दी क्विकली आएगी उतना एक्टिविटी सेल में क्या होगी? ज्यादा। तो सेल एक्टिविटी ज्यादा का मतलब हार्ट रेट क्या होगा?
ज्यादा, और जो रेगुलर रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। द पेशेंट में डेवलप एरिथमियाज, वो किस में जाएगा? एरिथमियाज। अब एरिथमिया की पेशेंट में ये जो एक्शन पोटेंशियल की ग्राफ है वो जल्दी जल्दी होगा कि स्लोली? ये जल्दी जल्दी होगा। बस समझ गए क्या? नहीं। एंटी एरिथमिक मेडिकेशन का मतलब ये है कि हमने इस ग्राफ की जो फ्लो है उसको क्या करना है? काम करना है। क्या करना है? काम करना है। अब इधर देखिए बहुत आसान है। इसका एक तरीका यह है कि हम ऐसे ड्रग दे दें एंटी एरिथमिक में कि जिससे हम किस चेयर को ब्लॉक करें? सोडियम। तो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन में फर्स्ट ड्रग्स आर कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर। कौन से होंगे? सोडियम चैनल ब्लॉकर। दूसरी बात, अब देखें हार्ट की जो रिदम एबनॉर्मल हो गई है तो एरिथमिया के अंदर पल्पिटेशन क्या होती है? ज्यादा। हार्ट रेट क्या होता है? ज्यादा। कंट्रैक्टिलिटी ज्यादा। तो हमने उसको भी कम करना है, और उसको कम करने के लिए हम किसको ब्लॉक करेंगे? तो दूसरी किस्म की जो ड्रग है एंटी एरिथमिक में वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। बस समझ गए कि नहीं? फर्स्ट ड्रग इज कॉल्ड सोडियम चैनल ब्लॉकर, सेकंड इज कॉल्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर एक और ड्रग हम देते हैं जिससे हम किसको ब्लॉक करें? तो वो इसका नाम है पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। अब इधर देखिए से, अब अगर ये एक्शन पोटेंशियल होता है और पोटाशियम इधर आकर खत्म होता है, अगर मैं एक ड्रग दूं कि वो किसको ब्लॉक करे? पोटाशियम। तो पोटाशियम फिर जल्दी बाहर निकलेंगे कि स्लोली? तो ये जब स्लोली निकलेंगे तो ये इस तरह खत्म होने में ज्यादा देर लगाएंगे, और जब ये ज्यादा देर लगाएंगे तो दूसरा पोटेंशियल आने में टाइम लगेगा कि नहीं? तो एक्टिविटी ऑफ द हार्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अ टाइप ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग विच ब्लॉक पोटाशियम चैनल इज कॉल्ड पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। तो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन अभी तक कितनी क्लास हमने पढ़ी है? 3। कौन कौन सी? सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड पोटाशियम चैनल ब्लॉकर। और इसके अलावा इससे हट के हम एक और ड्रग देते हैं जिसपे डायरेक्ट वो हार्ट पे काम करे, बीटा ब्लॉकर। क्या देते हैं? बीटा, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट। अगर आप बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं तो उससे हार्ट रेट क्या हो जाता? बढ़ जाता। लेकिन एरिथमियाज में पहले से हार्ट रेट क्या होता है? ज्यादा। तो कम कैसे करेंगे? बीटा ब्लॉकर देने से। तो पूरी एमबीबीएस में एंटी एरिथमिक मेडिकेशन की 4 कैटेगरीज है। कितनी? 4 कैटेगरीज है। तो मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखूं, फर्स्ट कैटेगरी विल बी सोडियम चैनल ब्लॉकर, नेक्स्ट विल बी बीटा ब्लॉकर, थर्ड विल बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड द फोर्थ वन विल बी पोटाशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। क्लियर है कि नहीं? और ये आप लोगों को कहाँ से पता चलता है? इसलिए मैं कहता हूँ डेली की बेस पे लेक्चर दिया करें। जिनको एक्शन पोटेंशियल का पता है उसको ये ड्रग आसानी कर जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास इज द बेस्ट फॉर कमिंग क्लास। इसलिए इस पे हम दोबारा घंटा गुजारा नहीं कर सकते, ये हमने पहले से पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम इस एक्शन पोटेंशियल की पीक को कम करें तो उससे एरिथमियाज को हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अब हेडिंग दे दे सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग। पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोडियम चैनल कौन कौन से हैं। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट आर दी सोडियम चैनल ब्लॉकर। बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा, वो हाईलाइट करने हैं। तो यहाँ पे पहले लिखे सोडियम Na+ चैनल ब्लॉकर। ठीक है जी, ओके। पॉइंट टू बी रिमेंबर कि इसको हम क्लास 1 ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास 1। देखिए ये भी याद रखिए, फार्माकोलॉजी के अंदर सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग इन द इरिथमिया ट्रीटमेंट इज नोन एज क्लास 1 ड्रग। इसको क्या कहते हैं? क्लास 1। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, ये किस तरह काम करते हैं। दीज एजेंट ब्लॉक सोडियम channel and decrease depolarization. Sodium channel and depolarization which result decrease action potential. AP stands for action potential. ऐसा है कि नहीं? देखिए एक्शन पोटेंशियल के लिए डीपोलराइजेशन का होना जरूरी है। अगर हम सोडियम को अंदर आने ना दे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। अगर सेल एक्शन पोटेंशियल नहीं कर सकता तो एक्टिविटी भी नहीं करेगा, उसमें जो रिदम है या जो रेट बढ़ गई है वो क्या हो जाएगी? वो स्लो हो जाएगी। ठीक है।
अब ये जो क्लास 1 कैटेगरी है जिसका नाम क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, इसके सब टाइप से सब क्लासिफिकेशन, इसको फार्माकोलॉजी वालों ने फर्दर डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 3 में। यहाँ पे लिखे सब क्लासिफिकेशन। जो क्लास 1 ड्रग है इसको हमने सब क्लासिफाई किया है फर्दर, ये एमसीक्यूज के लिए पूर्ण है। उनमें से फर्स्ट ड्रग इज कॉल्ड क्लास 1A। कौन सा ड्रग है? क्लास 1A। हम तो क्लास 1 ड्रग पढ़ रहे हैं ना, उनमें से सब कैटेगरी के अंदर पहला क्या है? क्लास 1A। नेक्स्ट है क्लास 1B। द नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड क्लास 1B एंड द थर्ड इज कॉल्ड क्लास 1C। एक क्या होता है? क्लास 1C। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंटी एरिथमिक ड्रग के अंदर अगर आप लोगों ने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये जो क्लास 1 है और इसकी कैटेगरी है याद रखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, क्लास 1A की हम बात करें या B की बात करें या किसकी करें, C, इन सब का काम किसको ब्लॉक करना है? सोडियम चैनल को ब्लॉक करना है। क्योंकि सारे तो क्लास 1 में आते हैं लेकिन सबकी यूज थोड़े बहुत क्या है, डिफरेंट है। एरिथमियाज भी डिफरेंट टाइप्स की होती है लेकिन सबकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो सेम है। अब एज अ डॉक्टर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि क्लास 1A के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। द फर्स्ट ड्रग इज कॉल्ड क्विनिडीन। इसके अंदर क्या आता है? क्विनिडीन। ठीक है, क्विनिडीन इज अ ड्रग प्रेजेंट इन क्लास 1A। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? इस पर क्वेश्चन ये आता है कि क्विनिडीन अगर हम ज्यादा यूज करें इट कैन कॉज हेडेक। ये क्या करा सकता है? हेडेक करा सकता है। क्विनिडीन कैन कॉज वर्टाइगो। क्या करा सकता है? वर्टाइगो, सर के चक्कर। ठीक है, एंड इट कैन कॉज टिनाइटस। क्या करा सकता है? टिनाइटस। प्लीज रिमेंबर दीस थ्री थिंग्स कि ऐसा ड्रग जो एरिथमिया की पेशेंट में हम दे सकते हैं और वो एज ए साइड इफेक्ट ट्राइएड करा सकता है। क्या करा सकता है? ट्राइएड। वन इज हेडेक, टिनाइटस एंड वर्टिगो। ये 3 चीजें अगर आ जाए एग्जाम के अंदर, इन 3 चीजों की कॉम्बिनेशन को फार्माकोलॉजी में एक नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड सिंफोनिज्म। इसको क्या कहते हैं? सिंफोनिज्म। दैट इज नोन एज सिंफोनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। व्हाट इज सिंफोनिज्म? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स व्हिच इंक्लूड हेडेक, वर्टिगो एंड टिनाइटस। इन 3 चीजों को इकट्ठा क्या कहा जाता है? सिंफोनिज्म। और सिंफोनिज्म इज अ साइड इफेक्ट ऑफ व्हिच ड्रग? दैट इज कॉल्ड क्विनिडीन। ये क्विनिडीन है। अभी जो रिसेंट पीएमसी एग्जाम हुआ है उसमें 1 लाइन क्वेश्चन था कि सिंफोनिज्म इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग कैन कॉज बाय व्हिच वन? आंसर इज क्विनिडीन। इससे क्विनिडीन देते वक्त आप लोगों ने बताना है अगर इस ड्रग के साथ आपको परसिस्टेंट हेडेक का सामना करना पड़े और सर के चक्कर आते रहे तो प्लीज आप दोबारा कंसल्ट करें डॉक्टर के साथ या उस ड्रग की डोज को क्या करें, कम करें। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन, क्विनिडीन एक ऐसा ड्रग भी है कि हम मलेरिया में यूज करते हैं। यहाँ पे मलेरिया में तो एग्जाम में आता है कि ऐसा एंटी मलेरियल ड्रग बताए जो एरिथमियाज में भी काम कर सकता है। आंसर इज क्विनिडीन। वो क्विनिडीन ड्रग है। क्लियर है? इसके बाद द नेक्स्ट ड्रग प्रेजेंट इन दिस कैटेगरी इज प्रोकेनामाइड। ये कौन सा ड्रग है? प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड इज द अनदर ड्रग प्रेजेंट इन क्लास 1A कैटेगरी। क्लियर है? अब प्रोकेनामाइड की जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है, इट कैन कॉज बटरफ्लाई रेश ऑन द फेस। ये क्या करता है? बटरफ्लाई रेश ऑन द फेस। ये फेस के ऊपर रेशेस कर आती है विच लुक लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन वो रेशेस नोज पे होती है, इसका एक साइड लेफ्ट साइड पे जाते हैं और एक राइट। इसको हम क्या कहते हैं? बटरफ्लाई रेश। और ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें क्या पाया जाता है? बटरफ्लाई रेश, इट इज कॉल्ड एसएलई। इसको क्या कहते हैं? एसएलई। ये नाम सुना है क्या? नहीं। एसएलई स्टैंड फॉर सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। ये ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें कौन से रेशेस होती है? बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई रेश वाले अगर क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, आप क्लिनिक में बैठे हैं, एक पेशेंट आई है क्योंकि फीमेल में कॉमन है और उसकी फेस पे कौन सी रेश है? बटरफ्लाई। आप उसको ये पूछे कि आप रिसेंट कोई ड्रग तो नहीं ले रही? अगर वो कहते मैं तो कोई ड्रग नहीं ले रही तो फिर आपके जहन में आना चाहिए कि मैं भी इस फीमेल को एसएलई हो। क्या हो? एसएलई। अगर एसएलई नहीं है तो फिर शायद वो कौन सा ड्रग ले रही है? प्रोकेनामाइड। इसलिए बटरफ्लाई रेश ऑन द फेस को एसएलई लाइक सिम्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसएलई लाइक सिम्टम। और जब हमारा पीएमडी से एग्जाम था, मुझे आज याद है कि हमारा एक क्वेश्चन था, which of the following anti-arrhythmic medication can cause lupus या SLE like rashes on the face?
आंसर इज प्रोकेनामाइड। ठीक है, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर है, एरिथमियाज में देते हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये फेस के ऊपर बटरफ्लाई रेस कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर एक और ड्रग आता है डाइसोपेरामेड। कौन सा ड्रग आता है? डाइसोपेरामेड। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डाइसोपेरामेड ड्रग जो है एरिथमियाज में सेफ ड्रग है, लेकिन कुछ लोगों में देखा क्या है कि दिस डाइसोपेरामेड ड्रग इन सम पीपल कैन कॉज हार्ट फेलियर। ये क्या करा सकता है? हार्ट फेलियर, क्योंकि ये मसल को डैमेज करके कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को डिक्रीज करता है। तो इस वजह से डाइसोपेरामेड इंक्रीज द रिस्क ऑफ व्हाट? आंसर इज हार्ट फेलियर। एच स्टैंड फॉर हार्ट फेलियर। और अगर हार्ट फेल हो जाए, हार्ट ब्लड को पंप ना कर सके, तो वो ब्लड तो बॉडी में रहेगी, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडीमा। ये क्या करा सकता है? एडीमा। तो ऐसा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन सुन ले जो हेडेक करा सकता है, वर्टिगो एंड टिनाइटस, व्हिच इज नोन एज सिम्फोनिज्म, दैट इज नोन एज क्विनिडीन। क्लियर है? ऐसा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन जो बटरफ्लाई रेट ऑन द फेस करा सकती है, दैट इज नोन एज प्रोकेनामाइड। और ऐसा ड्रग जो हार्ट फेलियर करा के एडीमा करा सकता है, दैट इज कॉल्ड डाइसोपेरामेड। क्लियर है क्या नहीं? अब देखिए, अभी तक हमने कितने ड्रग्स पढ़े हैं? हाँ जी, 3, एंड दीज ऑल 3 एजेंट्स आर प्रेजेंट इन क्लास 1A कैटेगरी। ये किसके अंदर होते हैं? क्लास 1A कैटेगरी के अंदर। क्लियर है? अब आते हैं क्लास 1B की तरफ। क्लास 1B के अंदर जो ड्रग आते हैं उनमें से पहले का नाम है लाइडोकेन। कौन सा ड्रग है? लाइडोकेन। ठीक है, लाइडोकेन का दूसरा नाम है लेग्नोकेन। इसको क्या कहा जाता है? लेग्नोकेन या जाइलोकेन का नाम सुना है क्या नहीं? लेग्नोकेन। जाइलोकेन कहाँ पे यूज करते हैं? शाबाश, एनीवन इन द क्लास? जाइलोकेन की यूज क्या है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। जाइलोकेन यूज फॉर लोकल एनेस्थेटिक पर्पस। अगर कहीं पे आपने कोई पस वगैरह ड्रेन करनी है तो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं क्या नहीं? लोकल एनेस्थेटिक में कौन सा ड्रग देते हैं? लेग्नोकेन। और ये जो एनेस्थीसिया देने के लिए हम ये लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, तो हम स्किन के अंदर किस सेल को ब्लॉक करना चाहते हैं? सोडियम, ताकि यहाँ पे जो न्यूरॉन है उसमें फायरिंग क्या हो जाए? कम। तो फिर पेशेंट को पेन फील नहीं होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा लोकल एनेस्थेटिक बताए जो हम एरिथमियाज में भी दे सकते हैं, उसका नाम है लेग्नोकेन। क्या है? लेग्नोकेन। लेग्नोकेन मीन लाइडोकेन या इसको जाइलोकेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सोडियम चैनल क्या है? ब्लॉकर। इसके 2 यूजेस हैं, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया, आल्सो यूज फॉर लोकल एनेस्थेटिक पर्पस। ये किसके लिए यूज किया जाता है? लोकल एनेस्थेटिक पर्पस। और इसके अंदर एक और ड्रग आता है, दैट इज कॉल्ड मैक्सिलिटीन। कौन सा ड्रग है? मैक्सिलिटीन। और मैक्सिलिटीन के बाद देखे द नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड फेनिटोइन। कौन सा ड्रग है? फेनिटोइन। फेनिटोइन इज आल्सो सोडियम चैनल ब्लॉकर इन 2 एरियाज ऑफ द बॉडी। नंबर 1 इन द हार्ट, नंबर 2 इन द ब्रेन। ये ब्रेन और हार्ट दोनों के अंदर सोडियम चैनल को क्या कर सकता है? ब्लॉक कर सकता है। आप लोगों के ख्याल में, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, टेल मी कि अगर सोडियम चैनल ओपन रहे कहाँ पे ज्यादा? ब्रेन में, तो उससे न्यूरोनल एक्टिविटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी, क्योंकि डीपोलराइजेशन ज्यादा का मतलब न्यूरोनल फायरिंग क्या होगी? ज्यादा, व्हिच इज कॉल्ड सीजर। तो क्या कहते हैं? सीजर। फिर उस बंदे को झटके लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी। नाम सुना है कि नहीं? इसको मिर्गी कहते हैं, एपिलेप्सी या सीजर कहा जाता है। तो हम ऐसा ड्रग देंगे सीजर पेशेंट में कि हम ब्रेन के अंदर किसको ब्लॉक करें? सोडियम चैनल। तो फेनिटोइन इज एंटी एपिलेप्टिक एज वेल। ये एपिलेप्सी में भी दे सकते हैं, तो एपिलेप्सी में भी यूज हो सकता है, और ये हम एरिथमियाज में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन और हार्ट दोनों के अंदर ये किस चैनल को ब्लॉक कर सकता है? सोडियम चैनल को ब्लॉक। सिर्फ फेनिटोइन के बारे में एक कंफ्यूज है, इट कैन कॉज गिंजिवाइटिस। ये क्या करा सकता है? गिंजिवाइटिस, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स। ये क्या करा सकता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, दैट इज नोन एज गिंजिवाइटिस। जो लोग फेनिटोइन ज्यादा लेते हैं उन लोगों की गम्स इन्फेक्शन होती है, क्योंकि उन लोगों की जो गम्स है वो टीथ के ऊपर आ चुके होते हैं। इसका मतलब कि गम्स की जो सेल है उसका नंबर क्या हो चुका है? इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड गिंजिवल हाइपरप्लेजिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गम्स, दैट इज गिंजिवल हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से गम्स की इन्फ्लेमेशन होती है, दैट इज नोन एज गिंजिवाइटिस। फेनिटोइन कैन कॉज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये क्या करा सकती है? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। एंड एवरीबॉडी नो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये क्या करा सकती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। याद है कि नहीं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के 2 रीजन थे, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कोबालामिन डेफिशिएंसी। लेकिन फर्क ये है
कोबालामिन डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं और उसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होते। याद है ना एमएमए, मिथाइल मेलोनिक एसिड वाला। और दूसरी बात, अगर फेनिटोइन कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी में यूज करे, किसमें यूज करे, प्रेगनेंसी, तो वो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर किस चीज की लेवल को कम करेगी, फोलिक एसिड, विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये क्या करा सकती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इसको स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। याद है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है, और फेनिटोइन एक ऐसा ड्रग है कि रेशेस करा सकती है। क्या करा सकती है, रेशेस ऑन द बॉडी। तो याद रखें एमसीक्यूज में, ऐसा ड्रग जो इरिथमिया में भी दे सके और सीजर एपिलेप्सी में भी दे सके, द ड्रग इज कॉल्ड फेनिटोइन। द ड्रग which is used in the seizure or arrhythmia which can cause inflammation of the gums, gingivitis, again the answer will be फेनिटोइन। वो क्या है, फेनिटोइन है। अब यहाँ पे नोट में लेके, नोट में, ठीक है, बेस्ट फॉर पोस्ट एमआई एरिथमिया, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है ये वर्ड, व्हाट इज पोस्ट एमआई एरिथमिया। हाँ, ओके, हाँ, पहले के बाद। पोस्ट का मतलब क्या है, आफ्टर। प्री का मतलब बिफोर, पोस्ट मीन आफ्टर। अगर पहले से एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है एमआई, और उस एमआई के बाद कुछ दिनों में उसको क्या हो जाए, एरिथमिया, तो उसका हार्ट पहले से डैमेज है और उस डैमेज हार्ट के ऊपर क्या हुआ है, एरिथमिया, और आप उसको कंट्रोल करना चाहे, द बेस्ट एंटी एरिथमिक मेडिकेशन इज क्लास 1 बी। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है ना। एग्जाम में इस तरह आएगा। अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन, वो कहेगा अ 55-year-old मैन ब्रॉट टू द इमरजेंसी 2 weeks ago with अटैक ऑफ एमआई। उसको 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, एमआई, लेकिन आज 3 बजे उसको दोबारा पल्पिटेशन हो गए, और जब हमने इको कर दी तो उसमें एरिथमिया था ना। उस पेशेंट की एरिथमिया को डील करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द बेस्ट, क्लास 1 ए, क्लास 1 बी, क्लास 1 सी। आंसर इज क्लास 1 बी। बी, बेस्ट फॉर पोस्ट एमआई एरिथमिया। तो क्लास 1 बी के जितने भी ड्रग है, ये उन एरिथमियाज में ज्यादातर काम करते हैं जो हार्ट अटैक के बाद होती है। क्लियर है। तो दिस ड्रग आर बेस्ट फॉर पोस्ट एमआई एरिथमिया। इसके जो ड्रग है